Hello student, today started chapter number 2 part 5 from trade to territory। आज हम इस चैप्टर के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार से ईस्ट में प्रवेश होता है एज ए मर्केंटाइल, किस प्रकार से वाणिज्य के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ आके वो यहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो पावर है उसको अपने हाथों में लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुग़ल शासकों से फरमान जारी कराया जाता है, रॉयल ऑर्डर जारी कराया जाता है, जिससे वो यहाँ व्यापार कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार होता है वो बंगाल से आरंभ होता है। बंगाल इज़ द मेन प्लेस फॉर ट्रेड। तो जो मेन प्लेस था ट्रेड का वो बंगाल था। बंगाल से ही इनका व्यापार शुरू होता है और वहीं से, क्योंकि कोलकाता इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, जो अर्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कोलकाता थी। उस समय कलकत्ता नाम था इसका। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सबसे पहले भारत की जो कैपिटल बनाएगी, राजधानी बनाएगी, वो कलकत्ता को बनाया गया। इसलिए इनका जो मेन जो ट्रेड का जो प्लेस था वो बंगाल ही था। तो बंगाल पर कब्जा करने के लिए, उसको सब्जुकेट करने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर्स को अपने हाथों में लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध बैटल ऑफ प्लासी किया गया, यानी प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला हारता है। इसके बाद मीर जाफर जो उसका सेनापति था या कमांडर था, जिसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो एज ए पपेट था, यानी कठपुतली के रूप में था ब्रिटिशर्स की। वैसे तो ब्रिटिशर्स के हाथों में ही पूरा रूल था, लेकिन एज ए नवाब के रूप में, पपेट के रूप में उसने ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर बिठाया गया। अब यहीं से अननेसेसरी डिमांड्स का आरंभ होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मीर जाफर उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता है। ऐसे स्थिति में जब मीर जाफर उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता है तो उसके स्थान पर एज ए पपेट फिर एक नई कॉन्स्पायरेसी एस्टेब्लिश की जाती है। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर जब कंपनी की जो डिमांड्स है उसको डिपॉजिट करता है, उसको मना करता है, उनको मानने से मना करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पे वहाँ का नवाब बनाया जाता है। लेकिन वही स्थिति मीर कासिम के साथ होती है। मीर कासिम भी अपनी डिग्निटी के लिए वह ईस्ट इंडिया कंपनी की उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता है, तो वो उसका विरोध करता है, अपोज करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ऐसी स्थिति में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है, जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। इसको हम PDF फाइल के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि उसी में हमने इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको उसी में मेंशन किया है। तो देखते हैं उस PDF फाइल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में है, बिहार का एक स्थान है बक्सर, वहाँ ये युद्ध होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है,
आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। उस युद्ध में जब हार हुई सिराजुद्दौला की, उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। उसके बाद बंगाल का जो नवाब है वो मीर जाफर को बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, कंपनी वांटेड रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एक्सप्लेशन ऑफ ट्रेड, समटाइम्स पपेट नवाब वर नॉट गिविंग ऑल राइट्स टू मेंटेन देयर डिग्निटी। कंपनी क्या चाहती थी? व्यापार के विस्तार के लिए प्रशासन में अपनी भूमिका चाहती थी। भाई व्यापार ट्रेड की जाए, इसलिए वो चाहती थी कि प्रशासन में भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंपनी की एक रोल होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने जो पपेट नवाब था यानी जो कठपुतली नवाब था उसको सारे राइट्स से नहीं दे रखे थे। सिर्फ इतने राइट्स थे कि वो अपनी डिग्निटी को बनाए रख सके। मीर जाफर वाज जस्ट ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर। मीर जाफर जो उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नवाब बनाया गया था वो एक पपेट नवाब था यानी कठपुतली था, अपने उनके ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली था। जैसा चाहे ब्रिटिशर्स उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता था। तो देखिए उसमें क्या होता है। थर्ड पॉइंट, इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम व्हेन मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू ब्रिटिशर्स। 1763-64 में 1763 में जब मीर जाफर परेशान हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड से, तो उसके स्थान पर रिप्लेस किया जाता है मीर कासिम को, और मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। जब मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जो ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के मध्य होता है। ये बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है? व्हेन मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू ब्रिटिशर्स, जब वो ब्रिटिशर्स को जो प्रिविलेज विशेष अधिकार दिए गए थे उनको डिनाई कर देता है, उनको देने से मना कर देता है। तो ऐसे स्थिति में ब्रिटिशर्स नाराज हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट किया जाता है, यानी बक्सर का युद्ध शुरू किया जाता है। ये युद्ध दोनों के मध्य शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रिविलेज थे, स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे बंगाल के नवाब के द्वारा ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मीर कासिम के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। मीर कासिम abolished the trade duty for everyone and transferred his capital from Murshidabad to Munger, but this was against the interest of British and they declared war. प्रिविलेज के साथ साथ देखिए एक चीज और थी, मीर कासिम abolished the trade duty of everyone। ट्रेड ड्यूटी यानी जो व्यापार पे शुल्क लगता था उसको समाप्त कर देता है मीर कासिम, सभी के लिए समाप्त कर देता है। पहले ब्रिटिशर्स के लिए समाप्त था, अब सभी के लिए समाप्त कर देता है। यानी अब ट्रेड ड्यूटी किसी के भी ऊपर नहीं लगेगी, चाहे वे यहाँ के लोकल ट्रेडर्स हो चाहे ब्रिटिश ट्रेडर्स हो। और अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है, यानी राजधानी परिवर्तन कर देता है। बट दिस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर्ड वार। ये जो मीर कासिम के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे थे वो ब्रिटिशर्स के हितों के खिलाफ थे। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन मीर कासिम चाहता था, इसलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा वार डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वो वार था बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द मुगल किंग फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ब्रिटिश फोर्सेज वर लेड बाय हेक्टर मुनरो। देखिए जो ये बैटल हुआ था बक्सर का, उसमें मीर कासिम की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे। देखिए मीर कासिम के साथ थे द नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम तो द नवाब ऑफ बंगाल था। इसके अलावा द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल
जो किंग था उस समय, शाह आलम सेकंड, ये तीनों ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे थे, जिसमें ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीड कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज अधिकारी था। वो इस युद्ध को लीड कर रहा था ब्रिटिशर्स की ओर से, और मीर कासिम की तरफ से थे सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है मीर कासिम वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764। एक तरफ मीर कासिम, इसके अलावा सुजाउद्दौला, इसके अलावा शाह आलम। तो 1764 के इस बक्सर के युद्ध में दोनों तरफ से, एक तरफ कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, दूसरी ओर थे ब्रिटिश आर्मी, जिसमें हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश आर्मी का। अगला पॉइंट है मीर कासिम वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन सब की यहाँ हार होती है। और जिस मीर जाफर को पहले अपनी नवाब के पद से हटाया गया था, उसी मीर जाफर को वापस रीइंस्टॉल्ड किया जाता है। रीइंस्टॉल्ड का मीन्स है वापस उसे रीअपॉइंट किया जाता है अवध बंगाल के नवाब के रूप में 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। और मीर जाफर यह डिसाइड करता है, या ब्रिटिश आर्मी की डिमांड पर, कि उनको 5 लाख रुपये पर मंथ पे किए जाएंगे। यानी ब्रिटिश आर्मी को अवध बंगाल का नवाब बनने के उपलक्ष्य में उनको 5 लाख रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये डिसाइड हो जाता है। अगला पॉइंट है इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकम विक्टोरियस एंड दे डिसाइड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। इस युद्ध में, बैटल ऑफ बक्सर में, ब्रिटिशर्स की जीत होती है और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरी टेरिटरी को ये अपने कंट्रोल में करने का इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, निश्चय किया जाता है कि वे खुद इस क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है, क्लाइव ऑर्डर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स। तो उस समय मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी के युद्ध में भी सेना का, ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अब बंगाल की जो लीडरशिप है वो उन्हीं के द्वारा की जाएगी, वे स्वयं उसकी लीडरशिप करेंगे, वे ही नवाब कहलाएंगे। तो बंगाल में नवाब के स्थान पर अब ब्रिटिश रूल शुरू होगा। ये उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि सारा जो भी कंट्रोल है बंगाल का, वो सारा ब्रिटिशर्स के हाथों में होगा। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal, and they also got the Diwani rights to Bihar and Odisha. 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल सम्राट द्वारा, क्योंकि उस समय पूरा मुगल एम्पायर था और ये छोटे मोटे नवाब थे, तो मुगल एम्परर अपॉइंट द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो मुगल सम्राट फॉर्मली, ऐसा नहीं है कि वैसे चाहते तो ब्रिटिशर्स स्वयं भी उस पर
अधिकार कर सकते थे, लेकिन फॉर्मली एक ऑर्डर के द्वारा, एक फरमान के द्वारा मुग़ल सम्राट कंपनी को बंगाल के प्रांतों का दीवान नियुक्त कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल के जितने भी प्रांत है उसके दीवान होगी। दीवान मतलब उसका जो भी कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होगा। एक तरीके से आप ये समझिए, सारा जो भी गवर्नर है, एज ए गवर्नर के रूप में कंपनी को बंगाल के जितने भी प्रोविंसेज है उसके राइट्स मिल गए। इसके साथ साथ उड़ीसा जो बंगाल के पास ही पड़ते था उसी के भी राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं, बिहार और उड़ीसा दोनों के। तो तीन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों के दीवानी राइट्स उसके जैसे रेवेन्यू कलेक्शन करना है या जो भी राइट्स है वो सारे राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं। पैसा इकट्ठा करना, टैक्स कलेक्शन करना, ये सारे राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं और वहाँ की जितने भी ट्रेड है वो कंपनी स्वयं अपने आधार पे करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। ये राइट्स मुगल एम्परर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस टू परचेज टेक्सटाइल, मेंटेन ट्रूप्स एंड बिल्ड फोर्ट एंड ऑफिसेज। अब भारत से जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है वे सारे खर्च, जैसे टेक्सटाइल परचेज यानी कपड़ा खरीदने में, मेंटेन ट्रूप्स यानी सैनिकों को रख रखाव करने में, बिल्ड फोर्ट्स यानी किले बनाने में, एंड ऑफिसेज ऑफिसों के खर्चों में, वे सब कंपनी अपने खर्चों में कर सकती थी। जब ये सारे राइट्स मिल गए तो वे आराम से कपड़ा खरीदने में वो खर्च कर सकते थे, ट्रूप्स को मेंटेन रखने में यानी सेना को मेंटेन रखने में वो खर्च कर सकते थे, फोर्ट्स बनाने में, क्योंकि फोर्ट्स इज ए नेसेसरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू सिक्योर ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा जो फोर्ट्स बनाए गए, जो कॉलोनी डेवलप की गई, वो उसका जो एक्सपेंसेस था वो कंपनी इसी रेवेन्यू के द्वारा करती थी जो भारत से प्राप्त होता था। तो बैटल ऑफ बक्सर आज का हमारा डिस्कस का पॉइंट था, जिसमें हमने देखा कि 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें मीर कासिम हारता है और उसके स्थान पर फिर से मीर जाफर शासक बनता है यानी नवाब बनता है और एज ए पपेट वो काम करता है ब्रिटिशर्स के पपेट के रूप में। तो आज के वीडियो में हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस किया। जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन था ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बंगाल में ही एक्सपेंस होता था, खर्च होता था। सिल्क टेक्सटाइल क्षेत्र में होता था, कंपनी ट्रूप्स को मेंटेन करने में होता था, बिल्डिंग्स बनाने में होता था, फोर्ट्स बनाने में होता था, ऑफिसों के एक्सपेंसेज में होता था, जो कलकत्ता में थे। ज़्यादातर जितने भी ये चीज़ें थी वो सब कलकत्ता से रिलेटेड थी, वहीं होती थी। क्योंकि उसी समय इनके द्वारा इस कलकत्ता को एक तरीके से कैपिटल बनाने की कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बंगाल से ही रिलेटेड था। उस समय बिहार और उड़ीसा सब इसी टेरिटरी में आते थे। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ बक्सर के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।